नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को भारत, इस्राइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के नेताओं के समूह I2U2 के पहले वर्चुअल सम्मेलन में शामिल होंगे। खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, निरंतर खनन समय की मांग। भारत दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जल्द ही 200 करोड़ टीके लगाने वाला देश हो जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र आज जारी करेगी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा बालतल मार्ग से भी फिर शुरू। तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र में लगातार बारिश जारी। श्रीलंका में गो होम गोता आंदोलनकारी देश के आर्थिक संकट पर आज सभी दलों के नेताओं से भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिटेन में संयुक्त सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा, निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का विकल्प चुनने का काम 5 सितंबर तक पूरा होगा। पाकिस्तान के कराची शहर और पड़ोसी बलूचिस्तान प्रांत में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से 68 लोगों की मौत। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज ओवल में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, मद्रास प्रेसिडेंसी में वंदे मातरम आंदोलन चलाने वाले स्वदेश मित्रन समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है जी सुब्रमण्य अय्यर। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के लोहारा गांव की पूनम शर्मा। मुझे आज आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने पर, लकी ड्रॉ में विजेता घोषित होने पर बहुत ही खुशी हो रही है और मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इसके लिए मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित कर हमें अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से अपने प्राणों को न्यौछावर कर आजादी दिलाने वाले उन वीर और वीरांगनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है जिनका हमें बोध नहीं था। मैं इसके लिए एक बार फिर से आकाशवाणी का इस तरह के प्रेरक कार्यक्रम के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज का प्रश्न है, रॉयल सीमा के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है जिसने ब्रिटिश सेनाओं में इतना भय पैदा कर दिया था कि ब्रिटिश सेना ने उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी और उनके शव को लोगों को दिखाने के लिए 30 वर्ष पिंजरे में कैद रखा। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं।
आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत जीर्णोद्धार किए गए बाबा वैद्यनाथ मंदिर का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने 13 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 16,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि ये योजनाएं झारखंड के विकास में मददगार साबित होंगी। बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनसे झारखंड के आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलने वाला है। हम सभी ने देवघर एयरपोर्ट को और देवघर एम्स इसका सपना लंबे समय से देखा है। ये सपना भी अब साकार हो रहा है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड के लाखों लोगों का जीवन तो आसान होगा ही, व्यापार कारोबार के लिए, टूरिज्म के लिए, रोजगार स्वरोजगार के लिए भी अनेक नए अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देवघर में इस नए हवाई अड्डे के निर्माण से पूरे झारखंड में संपर्क मजबूत होगा। मुझे खुशी है कि आज देवघर से कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है। रांची, पटना और दिल्ली के लिए भी जल्द से जल्द फ्लाइट शुरू हो, इसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। देवघर के बाद बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट के निर्माण पर काम चल रहा है। यानी झारखंड में आने वाले समय में कनेक्टिविटी निरंतर और बेहतर होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार की उड़ान योजना का फायदा आज पूरे देश को मिल रहा है। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सके, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देवघर हवाई अड्डे के उद्घाटन से संथाल परगना के लोगों का सपना साकार हो गया है। ये हवाई अड्डा श्रावणी मेले से पहले शुरू हो जाएगा। श्री सिंधिया ने बताया कि झारखंड में 14 नए हवाई मार्ग शुरू किए जाएंगे। आज जहां हवाई अड्डा स्थापित होता है, वहीं से आर्थिक पहिए घूमने शुरू हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी इस परिभाषा को एक कदम आगे बढ़ाकर केवल आर्थिक सोच विचारधारा के साथ नहीं, लेकिन उसके अतिरिक्त धार्मिक और आस्था के स्थलों के साथ भी अधोसंरचना और आर्थिक प्रगति को जोड़ने का एक प्रयास किया है। ये वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनकी एक धर्म संस्कृति के साथ जुड़े हुए एक जनसेवक की सोच और विचारधारा हो सके, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा है भारत के प्रति। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आम लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। श्री सोरेन ने राज्य के पिछड़े जनजातीय बहुल इलाकों में विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री देवघर में पूजा करने आ रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद कोई प्रधानमंत्री 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मनोकामना लिंग जो शक्तिपीठ भी है, वहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर पूजा करने आ रहे हैं। कि सभ्यता, संस्कृति, सनातन संस्कृति में किस तरह की आस्था है माननीय प्रधानमंत्री जी की। ये पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक राजधानी है देवघर, तो सांस्कृतिक आधार पर जो भी कलाएं हैं यहाँ, जो भी यहाँ की मासेस है, वो उनके स्वागत के लिए तैयार है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री शाम को पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी उत्सव के समापन समारोह को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले 40 फीट ऊंची शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 100 औषधीय पौधे वाले शताब्दी स्मृति उद्यान का नामकरण करने के साथ उसमें कल्पतरु का शिशु पौधा भी लगाएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी विधानसभा के डिजिटल संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे। इस संग्रहालय में पिछले 100 वर्षों के दौरान विधानसभा में हुए प्रमुख कामकाज को प्रदर्शनी के रूप में संग्रहित किया जाएगा। देश विदेश के लोग इसे ऑनलाइन भी देख सकेंगे। प्रधानमंत्री विधानसभा अतिथिशाला की आधारशिला रखेंगे, जिसमें 250 कमरों का निर्माण किया जाएगा। श्री मोदी बिहार विधानसभा की विधायी यात्रा पर एक पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत, इस्राइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह I2U2 के नेताओं के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन बृहस्पतिवार को होगा। इसमें इस्राइल के प्रधानमंत्री यायर लपिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हिस्सा लेंगे। ये नेता अपने क्षेत्रों और उसके बाहर व्यापार और निवेश में आर्थिक सहभागिता मजबूत करने के लिए समूह के अंतर्गत संभावित संयुक्त परियोजनाओं और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। I2U2 समूह की अवधारणा पिछले वर्ष 18 अक्टूबर को 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अस्तित्व में आई थी। इस समूह का उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को बढ़ावा देना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। लो, अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सतत खनन समय की मांग है। नई दिल्ली में आज खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खनिज खनन क्षेत्र विकास अपने चरम पर पहुंच गया है और नई ऊंचाइयां छू रहा है। इस अवसर पर खान राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र का लक्ष्य $50 खरब की अर्थव्यवस्था बनना है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम सम्मेलन में विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार और अन्य पुरस्कार प्रदान करेंगे। निर्वाचन आयोग ने देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विधानसभा सचिवालयों को मतदान पेटियां, मतपत्र, विशेष पेन और अन्य सीलबंद सामग्री भेजनी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहायक निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधों और मतगणना पर निगरानी के लिए 37 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। मतगणना 21 जुलाई को होगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को भारत, इस्राइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के नेताओं के समूह I2U2 के पहले वर्चुअल सम्मेलन में शामिल होंगे।
खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और कहा, निरंतर खनन समय की मांग। भारत दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जल्द ही 200 करोड़ टीके लगाने वाला देश हो जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र आज जारी करेगी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा बालतल मार्ग से फिर शुरू। तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र में लगातार बारिश जारी। श्रीलंका में गो होम गोता आंदोलनकारी देश के आर्थिक संकट पर आज सभी दलों के नेताओं से भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी ने कहा, निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का विकल्प चुनने का काम 5 सितंबर तक पूरा होगा। पाकिस्तान के कराची शहर और पड़ोसी बलूचिस्तान प्रांत में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से 68 लोगों की मौत। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज ओवल में खेला जाएगा। सरकार द्वारा चलाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत भारत जल्दी ही 200 करोड़ टीके लगाने वाला देश हो जाएगा। देश में अब तक 199 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्ष 16 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान में देश में निर्मित कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके लगाए जा रहे हैं। देश में अभियान शुरू होने के केवल 85 दिनों में 10 करोड़ टीके और 21 अक्टूबर तक 100 करोड़ टीके लगाए जा चुके थे। कोच्चि में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की अदालत ने आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट के लिए कन्नूर और आसपास के इलाकों से 15 युवाओं को भर्ती करने के मामले में 3 व्यक्तियों को दोषी ठहराया है। सजा की घोषणा बाद में की जाएगी। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में सिंहाचलम मंदिर में भगवान श्री वाराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की वार्षिक गिरि प्रदक्षिणा आज से शुरू हो गई है। इसमें 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है। श्रद्धालु पवित्र पहाड़ी के चारों ओर 32 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे। 2 दिन के उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुबह बालतल मार्ग से अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। शुक्रवार को बादल फटने के कारण यात्रा रोक दी गई थी। इससे पहले पहलगाम मार्ग से यात्रा कल फिर से शुरू की गई थी। श्री अमरनाथ जी के लिए आज सुबह 7,000 यात्री बालतल शिविर से रवाना हुए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्नातक के पहले चरण के लिए आज शाम 6 बजे से प्रवेश पत्र जारी करेगी। एजेंसी ने कल स्नातक पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के लिए शहरवार केंद्रों की सूची जारी की थी। इसमें परीक्षा की तिथि और उम्मीदवार के परीक्षा केंद्र वाले शहर का नाम दिया गया है। जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है। महाराष्ट्र में सभी की निगाहें शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के फैसले पर टिकी हैं। उनके एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के फैसले की घोषणा करने की उम्मीद है। वर्ष 2019 के आम चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन ने एक साथ चुनाव लड़ा था और राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 41 पर जीत हासिल की थी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर उनकी पार्टी के ज्यादातर सांसदों से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का दबाव बढ़ रहा है। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी ने कहा है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का विकल्प चुनने का काम 5 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मीडिया की खबरों के अनुसार इस सप्ताह मतदान प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही 11 उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद की दौड़ में हैं। हर उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। जो उम्मीदवार पहले चरण के मतदान में 30 सांसदों का समर्थन पाने में विफल होता है, उसकी दावेदारी समाप्त हो जाएगी। श्रीलंका में गो होम गोता आंदोलनकारी श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर आज सभी दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे। इसमें आगे की रणनीति पर विचार होगा। गो होम गोता अभियान चलाने वाले प्रदर्शनकारियों में से 25 प्रतिनिधियों को बातचीत में भाग लेने के लिए चुना है।
संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धना द्वारा बुलाई गई बैठक में द्वीपीय देश श्रीलंका में राजनीतिक स्थिरता कायम करने के लिए सुझाव और प्रस्ताव मांगे जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर। 12 जुलाई को शहीद मीर खान की पुण्यतिथि है। वे सिंध के निवासी थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया। उन्होंने ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करने के लिए अपने पड़ोसियों को भी प्रेरित किया। सिंध में जवाबी हमलों के समय अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। उन पर कंपनी शासन के खिलाफ राजद्रोह, लूट और विद्रोह का आरोप लगाया गया था। जैसी गज से चला है ये बागी, जो भी देखे वो सीख निभाए। अपने होठों पे है आज भी वो नारा आजादी का ही सजाए। अपनी आंखों में है आज भी वो अपनी धरती के सपने बसाए। फांसी तो लगती है सिर्फ कल को, कौन सपनों को फांसी लगाए। मीर खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 7 मार्च 1859 को अंडमान भेज दिया गया। जेल में मीर खान को अत्यधिक शारीरिक और मानसिक यातना दी गई, जिसके कारण 12 जुलाई 1859 को रहे हैं, जो पंजाब के पटियाला के निवासी थे। सभी प्रार्थना सभाओं को प्रतिबंधित करने के ब्रिटिश आदेश के खिलाफ वो 1924 में जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा के लिए अहिंसक सिख जत्थे में शामिल हो गए। पुलिस ने जत्थे के लोगों को जैतो स्थित गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोका और बड़ी संख्या में गिरफ्तार भी किया। महान सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में दी गई यातनाओं के कारण 12 जुलाई 1925 को नाभा सेंट्रल जेल में महान सिंह की मृत्यु हो गई। वीर सपूत को शत शत नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी काली भूषण दत्ता को भी याद कर रहे हैं।
वे टिप्पेरा जिले के निवासी थे, जो अब बांग्लादेश में है। काली भूषण दत्ता अनुशीलन समिति के सदस्य थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें 11 मार्च 1934 को गिरफ्तार किया गया और कोमिला जेल भेज दिया गया था। 3 महीने बाद उन्हें हिजली कैंप भेज दिया गया। हिजली शिविर में 3 वर्ष बिताने के बाद उन्हें कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया, जहां 12 जुलाई 1937 को उनकी मृत्यु हो गई। भारत मां के वीर सपूत को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए ऑल इंडिया रेडियो लेकर आया है प्रोग्राम अभ्यास, जिसमें आप अपने सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब आपको मिलते हैं हर शनिवार रात 9:30 बजे। और इस बार का विषय सोशियोलॉजी, और आपके सवालों का इंतजार हम करेंगे बुधवार 13 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम लंदन के ओवल में खेला जाएगा। दिन रात का ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 से शुरू होगा। तेलंगाना के कई हिस्सों में विशेष रूप से राज्य के पूर्वोत्तर जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वोत्तर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तरी और मध्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच राज्य प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एनडीआरएफ और वायु सेना की टीमों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। गुजरात में भारी वर्षा और बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त 5 जिलों से 508 लोगों को बचाया गया है। पश्चिमी महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण क्षेत्र में तेज वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़, नासिक और पुणे जिलों में 14 जुलाई तक और अधिक वर्षा जारी रहने की संभावना है। पाकिस्तान में मूसलाधार वर्षा और बादल फटने की घटना में कराची शहर और पड़ोसी बलूचिस्तान प्रांत में 68 लोगों की मौत हो गई है। क्वेटा, बरखान, पिशिन, कोहलू, बोलान, लौरेराई और झाब इलाकों में 63 लोगों की मौत होने की खबर है। बाढ़ से निपटने की योजना को लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। और अब मौसम। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। रॉयल सीमा के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है जिसने ब्रिटिश सेनाओं में इतना भय पैदा कर दिया था कि ब्रिटिश सेना ने उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी और उनके शव को लोगों को दिखाने के लिए 30 वर्ष तक पिंजरे में रखा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को भारत, इस्राइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के नेताओं के समूह I2U2 के पहले वर्चुअल सम्मेलन में शामिल होंगे। खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और कहा, निरंतर खनन समय की मांग। भारत दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जल्दी ही 200 करोड़ टीके लगाने वाला देश हो जाएगा। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र आज जारी करेगी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।